Welcome everybody to this new lecture of our paper number first mechanics. Today we will continue or we will discuss our next topic, and the topic is about satellite in circular orbit and its application. Okay, and before this we will start today's work. Let us take a look what we were doing in the last or previous lecture. We were discussing about Kepler's law of motion, and by that laws, these are three laws of Kepler's. These are three laws that known as Kepler's law of planetary motion, and the first law is about law of elliptical orbits, and the second law is about law of equal areas, and third one is the harmonic law. Deduce that this result that the square of the time period, that is the period of revolution around the sun of any planet, is proportional to the cube of the distance of radius vector from the sun to the planet, or the line joining the distance to the joining the sun to the planet. Okay, so these are three laws which given by Kepler's, and these law may be used in this particular topic. So let's start it. So satellite in circular orbit, यानी कोई भी planet, कोई भी सैटेलाइट यानी कि उपग्रह आपको पता होगा कि दो तरह के होते हैं। एक मानव निर्मित, यानी जो हम अपनी सुविधा के लिए मौसम की जानकारी हेतु, या फिर इंटेलिजेंस के लिए, या फिर कम्युनिकेशन के लिए, या फिर वार के लिए, बहुत सारे इनके यूजेस हैं सैटेलाइट्स के, जो मानव निर्मित सैटेलाइट होते हैं, और जो नेचर ने हमें प्रोवाइड कराए हैं वो भी कुछ सैटेलाइट्स हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसे सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने अपनी सुविधा के लिए अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित किया है। अर्थ के चारों ओर का जो एरिया है वहाँ उस ऑर्बिट में हमने उसे स्थापित किया है, और वो हो सकता है वो मौसम संबंधी हमें जानकारी दे रहा है, हो सकता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारी हेल्प कर रहा हो, या फिर वो हो सकता है जासूसी, दूसरे देशों की जासूसी करने के लिए भी सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो कुछ भी हमारी सिचुएशन हो सकती है जिसके लिए हमने उस सिचुएशन पर हमें डिस्कस नहीं करना। हमें ये बताना है कि जब भी कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों तरफ, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हम चूंकि अर्थ पे रहते हैं और उससे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास नहीं होता, तो आप ये सीधे समझ सकते हैं कि कोई भी एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा है, और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या लाभ होंगे, वो कौन सी एप्लीकेशंस होंगी जो इसके वजह से हम कर पाएंगे, और उनका आगे भी जाके हम बात करेंगे। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम का एक छोटा सा एक टच हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि कैसे हम जीपीएस सिस्टम को यूज कर पाते हैं। ओके, कैसे हमारे घरों तक डीटीएस सिग्नल्स जो पहुंच पाते हैं, वो किस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है, वो सबका जो सेंटर पॉइंट है वो यही टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, so let us consider a situation in which a satellite of mass m orbiting around the earth in a circular orbit of radius r, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट है जो रेडियस r की ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों तरफ कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है। लेट हाइट ऑफ दिस सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज h। तो जो सरफेस है अर्थ का, उससे उस सैटेलाइट का जो हाइट है वो h हमने कंसिडर किया है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट की, या हम बात करेंगे
सिंक्रोनस सैटेलाइट की, ओके, तब हम बात करेंगे ये हाइट कितनी होनी चाहिए या किस सैटेलाइट की कितनी होनी चाहिए, वहाँ हम ये बात करेंगे। फिलहाल की सिचुएशन ये है कि ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस हमने यहाँ आर कंसिडर, आर ई भी आप कंसिडर कर, रेडियस ऑफ अर्थ भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। मास ऑफ अर्थ हमने कंसिडर किया है एम, एम ई भी आप इसे लिख सकते हैं। और जो हाइट है इस सैटेलाइट की, ये सैटेलाइट है जिसका मास m है, उसकी हाइट जो है अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ का सरफेस से इसकी जो हाइट है, जिस सर्कुलर ऑर्बिट में ये ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द अर्थ, उसकी जो हाइट है इस सैटेलाइट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वाली डिस्टेंस या फिर ये वाली डिस्टेंस स्मॉल h हमने कंसिडर किया है। और एक और डिस्टेंस हमने कंसिडर की है ये वाली डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज स्मॉल r। तो जो सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r हमने कंसिडर किया हुआ है। ओके, द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एक्सपीरियंसेस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये जो सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा है, ये दो तरह के फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। वो कौन कौन से फोर्स हैं? पहला जो फर्स्ट फोर्स जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी अपकेंद्र बल आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं मैकेनिक्स में जब हम स्टडी करते हैं। तो अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, हम दोनों स्टडी वहां करते हैं। तो जो ये सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ सरफेस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, you can say it that from the center of earth is small r। तो ये सैटेलाइट पे जो फर्स्ट फोर्स वर्क कर रहा है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है, एक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सैटेलाइट इन द लाइन ज्वाइनिंग द सैटेलाइट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी ये जो फोर्स है जिसको मैंने एफ ई या एफ सी लिखा है, ये एक फोर्स है जो जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहे हैं। और इस फोर्स का जो डायरेक्शन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो लाइन अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट को ज्वाइन कर रही है उस लाइन में एक्ट तो कर रहा है, लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए डायरेक्शन को, इसको एरो से यहाँ दिखाया गया है इसकी डायरेक्शन को। तो ये सैटेलाइट इस डायरेक्शन में, ये फोर्स जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं, एफसी से हमने इसको डिनोट किया है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। एक दूसरा फोर्स वहां वर्क कर रहा है, द सेकंड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो एफ जी से हमने इसको डिनोट किया है, ये वाला जो फोर्स है ये अर्थ के सेंटर की ओर, लाइन वही है, लाइन ऑफ एक्शन वही है। ये देखिए इसी लाइन में दोनों फोर्स वर्क कर रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के केंद्र की ओर, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ वर्क कर रहा है, और जो फोर्स एफसी जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं वो इसी लाइन में तो वर्क कर रहा है, लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी डायरेक्शन जो है वो दोनों फोर्सेस की एकदम अपोजिट है। ओके, और चूंकि ये जो सैटेलाइट है इसी सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग करता रहेगा या करता रहा है, तो इस कारण ये जरूरी हो जाता है कि इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो वो बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये होना चाहिए था, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का मान ज्यादा हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी जो अपकेंद्र बल है एफसी, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती तो ये होना चाहिए था कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें ये सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द अर्थ सरफेस, इसका सर्कुलर ऑर्बिट बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि ये अपनी तरफ आकर्षित करता अगर एफसी की वैल्यू ज्यादा होती। और अगर एफजी का मान ज्यादा होता, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है इसकी वैल्यू ज्यादा होती, तो होना ये चाहिए था कि धीरे 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 करके, या फिर अगर बहुत ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस होता तो हो सकता था एकदम या एक ही बार में ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है ये श्रिंक हो जाती इसकी, और ये जो सैटेलाइट इस रेडियस में, एक फिक्स्ड रेडियस में ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द अर्थ सरफेस, ये ऐसा नहीं कर पाता।
ये ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी जो ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ सरफेस वो फिक्स है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों फोर्स को बैलेंस होना जरूरी है। ओके, सो these two forces are directed in opposite direction to each other and balance each other. Balance, directed away, directed towards, okay, but balanced each other, and that's why this satellite is orbiting in a circular orbit around the earth surface. Okay, so this FC, the magnitude of FC should be equal to the magnitude of gravitational force, and FC, you all know that is equals to mv square over r, where m is the mass of the satellite, v is its velocity or its linear velocity when orbiting around the earth surface, and r is the distance of this satellite from the center of the earth, from the सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल आर कंसीडर किया गया है। एफ जी के बारे में आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, दिस शुड बी इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू the satellite orbiting around the earth surface. So this is equation number first. Okay, this now where re is equals to, where r, the small r is equals to re plus h, that is the radius of earth plus height of the, देखिए यहाँ देखिए ये जो r का वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है? आर ई। देखिए यहाँ से सेंटर से इस सैटेलाइट का डिस्टेंस है स्मॉल आर, और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर ई है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हाइट है इस सैटेलाइट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर आप सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कंसीडर करें, जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाती है? आर ई, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस किसके बराबर है? स्मॉल आर के। और ये किसके बराबर वैसे ही है? आर ई प्लस एच के। ओके, सो दिस, so the distance of r, that is small r, is equals to re, where the r is the radius of earth and h is the height of satellite from the surface of earth, and m equals to me, where me is the mass of earth. E stands for earth, so mass of earth, and velocity v is equals to v naught also, यानी वेलोसिटी को भी हम रिप्लेस कर रहे हैं वी नॉट से। वी नॉट से इसलिए ऑर्बिट रिप्लेस कर रहे हैं द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, यानी वेयर ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल एंड वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, सो वी इज रिप्लेस्ड बाय वी नॉट, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ सरफेस। ओके, so on putting these all values into equation number first, we can get the m v naught square over re plus h plus is equals to gmem over re plus h whole square. One power of re plus h is cancelled here, and m is cancelled, small m is cancelled with small m. This is equation number 2. Okay, now v naught square, from here, this equation, from equation number 2, we can calculate the value of v naught square, and this is given by this term v naught square, that is on the left hand side we have v naught square only, and on to the right hand side we are left with gme over re plus h, because one power of re plus h is cancelled with this power. So v naught square is equals to gme over re plus h, or we can say it as v naught is equals to square root of gme over re plus h. Say this is equation number 3. This expression gives the orbital velocity of a satellite around the
अर्थ सरफेस। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बताता है, यानी किसी भी सैटेलाइट के अर्थ के सरफेस के चारों ओर जितनी ऑर्बिटिंग वेलोसिटी होगी वो होगी v0 इक्वल्स टू GME/RE+H। यानी इन क्वांटिटीज का अगर हमें पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मुझे पता रहता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11 न्यूमेरिकली, एंड ME मास ऑफ अर्थ, RE रेडियस ऑफ अर्थ, एंड H हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर केवल मुझे हाइट का पता हो, तो मुझे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का आराम से यहाँ से कैलकुलेशन कर सकता हूँ, क्योंकि ये जितने भी वैल्यूज यहाँ और लिखी हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो बदलती नहीं है। तो ये हाइट का केवल अगर मुझे पता हो तो मैं उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट करता हूँ बाय द यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 3। ओके, in terms of gravitational acceleration small g, the equation number 3 can be written as, because ये रिलेशन हम बहुत अच्छे से स्टडी करके आते हैं अपने मैकेनिक्स के सिलेबस में, that is the relation between g, that is small g gravitational acceleration, and कैपिटल G, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G और G में ये रिलेशन काफ़ी फेमस है, रिलेशन वहाँ +2 के स्टैंडर्ड में हम स्टडी करते हैं, दैट इज गिवन बाय GME इज इक्वल्स टू GRE+H होल स्क्वायर दिस। तो अगर मैं GME का ये वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू GRE+H होल स्क्वायर यहाँ इस इक्वेशन में हम पुट कर दें into the numerator of equation number 3 in the square root of this. So from equation number 3 we have the orbital velocity of the satellite around the earth's surface is equals to square root GRE+H whole square over RE+H. 1 power of RE+H is cancelled with 1 power, and we are left with V0 is equals to square root of GRE+H. This is equation number 4. Okay, this equation again gives you the value of orbital velocity around the earth surface of a satellite that is orbiting around the earth surface, and which is easily calculated by these quantities, where G is the value of gravitational acceleration on earth surface, G is equals to 9.8 meter per second square. RE radius of the earth is 6400 kilometer, and 6,400 kilometer approximately, and H is the height of the satellite around the earth surface. If I know the height of the satellite from the surface of the earth, we can easily calculate the orbital velocity of this satellite around the surface, which is orbiting around the surface of earth. Say this is equation number 4. So whether I use equation number 3 or I use equation number 4, by the given data, if data is given in terms of these quantities, we can use this equation, that is equation number 3, and if data is given in terms of GRE plus and H, we can use this equation to calculate the orbital velocity of a satellite around the Earth's surface. Okay, now talking about time period, that is, you can say it as period of revolution around the earth surface of a satellite. Time period, that is time taken by a satellite to complete one cycle around the earth surface is known as the time period or time of revolution. One complete revolution is known as the time period of that particular satellite around the earth surface, and that is given by the time taken by a satellite to complete one revolution around the earth is known as time period or time period of revolution. Okay, this is denoted by capital T and is equals to 2 pi r over V0. This is a famous relation, and we know that the value of V0 is given by equation number 3
and equation number 4, when we put these value into this expression of time period of a satellite around the which is orbiting around the Earth's surface, then the value of time period is equals to 2 pi r over the value of V naught from equation number 3 is square root of GME over RE plus H. So put here V naught equals to square root GME over RE plus H. So the time period is equals to 2 pi r over square root of GME over RE plus H. And if we put this value that is given by equation number 4, this is also the orbital velocity of the of satellite which is orbiting around the surface of Earth, is equals to 2 pi r e plus h over gm, where r is replaced by this quantity re plus h. And also look at here, re plus h half power and re plus h full power, that is here is 1 power and this is with half power, so result in this value. This result in this value, that is the time of revolution or the time period of a satellite around the Earth's surface is equals to 2 pi re plus h 3 by 2 power, because 1 plus half power is results in 3 by 2 power and square root of GME. Again, look at this relation. Time period is given by 2 pi is 22 over 7 or 3.14, which is a constant quantity, mathematical expression. RE, radius of Earth, 6,400 kilometer approximately. H is the height of satellite from the surface of Earth. G, universal gravitational constant, and ME, the mass of Earth, is again a constant quantity. So only height is variable here. Okay, only height of the satellite from the surface of Earth is variable in this relation. If we know the height of the satellite from the surface of Earth, we can easily calculate the time period or time of revolution of any satellite around the surface of Earth which is orbiting around the surface of Earth. So by this relation we can calculate the time period of a satellite which is orbiting around the Earth's surface. Okay. Now the kinetic energy. What is the kinetic energy of that particular satellite? And the kinetic energy of satellite revolving around the Earth is given by kinetic energy of revolution is equals to 1 by 2 mv0 square, where v0 is the orbital velocity of the satellite, and when we put the value of v0 from this equation number 3rd or from equation number 4th, okay, we can calculate the value of kinetic energy of revolution of a satellite which is orbiting around the Earth's surface is equals to half mv0 square. And when we put the value of v0, and because here is v0 square, so y square is cancelled with square root, then we are left with the kinetic energy of revolution is equals to half m GME over RE plus H. GME is this value, RE plus H is this value. So half m GME over RE plus H, or kinetic energy of revolution is equals to GMEM over 2 RE plus H. This is the kinetic energy of a satellite orbiting around the Earth's surface. Now moving to the potential energy. Potential energy, that is the energy contained by any particular body to its particular situation, is known as the potential energy. The potential energy of a satellite revolving at a distance r, small r, from the center of Earth is given by this potential energy is equals to minus GMEM over r, where r is the distance
from the center of the earth, and which is given by GMEM over RE plus H, where R has the value RE plus H. So the potential energy is equals to minus GMEM over RE plus H. Now talking about the total mechanical energy of the satellite revolving around the earth's surface is equals to the total mechanical energy of the satellite is equal to the sum of its kinetic energy plus potential energy. You know it. The total mechanical energy is kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is given by this relation and potential energy is given by this relation. So when we put the value of kinetic energy and potential energy, the kinetic energy is given by this relation and potential energy is given by this relation. When we put here into this relation, GMEM over 2 RE plus H plus minus GMEM over RE plus H plus minus minus, and this expression result in the total mechanical energy TME is equals to minus GMEM over RE plus H. Look at this relation. The total mechanical energy of a satellite orbiting around the Earth's surface is negative. Why negative? Look at here. Because the total mechanical energy of the satellite is negative, which shows that more energy needed by the satellite to be free from the Earth's surface or from the Earth's gravitational field. ओके जब तक ये एनर्जी निगेटिव रहेगी तब तक वो सैटेलाइट अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके साथ बंधा रहेगा, और जब भी ये एनर्जी पॉजिटिव होगा दैट सैटेलाइट इज फ्री टू मूव एनीवेयर फ्रॉम द gravitational attraction of Earth. Okay, so we studied here the orbital velocity, two formulas for orbital velocity, the time period, that is the period of revolution of any satellite around the Earth's surface, and then kinetic energy, potential energy, and total mechanical energy. Okay, now moving forward, this Earth gravitational field, and so why it is bounded to the Earth. Now look at here. These are another topic included in your syllabus, that is geostationary, geosynchronous, and polar satellite. What are these words? Geostationary, geosynchronous, and polar satellite. These words may be new for all of you, but when we're talking or understanding these words, these are very familiar words in communication system or in our communication world. So before we start to talking about geostationary, geosynchronous, or polar satellites, let us first take a look at equatorial orbit, inclined orbit, and polar orbit. What are these orbits? Okay, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में इक्वेटर होता है, यानी एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा प्लेन जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। इक्वेटर अर्थ के दो बराबर हिस्से कर दे। एक ऐसा प्लेन अगर कहीं एग्जिस्ट करे तो उसको हम इक्वेटर कहते हैं। पोलर की अगर बात करें तो पृथ्वी के जो दो पोल हैं, जिसको हम साउथ पोल, नॉर्थ पोल कहते हैं, उनसे गुजरने वाला आप कह सकते हैं, उनसे गुजरने वाला जो ऑर्बिट होगा उसको हम कहेंगे पोलर ऑर्बिट। ओके, और जो इक्वेटोरियल यानी जो इक्वेटर से होके पृथ्वी का जो इक्वेटर है, जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांट दे, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा प्लेन जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे। इस फिगर को जरा आप ध्यान से देखें, अगर ये ठीक से बनी हुई है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो प्लेन है ये इस पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा। तो इक्वेटर से जो होकर गुजरे उस ऑर्बिट को हम इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहते हैं। जो पोलर से होकर गुजरे, पृथ्वी के जो दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहां से होकर गुजरे कोई ऑर्बिट, तो उसको हम पोलर ऑर्बिट कहते हैं। और
इक्वेटोरियल ऑर्बिट से कुछ इंक्लाइंड, किसी एंगल पे कुछ थोड़ा सा इंक्लाइंड अगर कोई ऑर्बिट है, जैसे ये ऑर्बिट है, इसको मैंने इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया ऐसे, जैसे ये पेन है, अभी ये पेन के समानांतर आप इसे कह सकते हैं, पैरेलल टू द पेन, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, और इसको मैं पेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूं तो वो इस तरह से आ जाएगा, इस एंगल पे मैंने इसको इंक्लाइन करते, तो ये हो गई इंक्लाइन। तो एक्चुअली ये इक्वेटोरियल ही, और ये वाली जो ऑर्बिट है जिसको हम इंक्लाइंड ऑर्बिट कह रहे हैं, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एंगल इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ऐसी ऑर्बिट को हम इंक्लाइंड ऑर्बिट कहते हैं। ओके, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इंक्लाइंड ऑर्बिट एंड पोलर ऑर्बिट। यहीं से हमारे पास आएंगे वर्ड्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट। ओके, तो यहाँ से फिर हम स्टडी करेंगे आगे के लेक्चर में कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, किस तरह हमारे घरों तक डीटीएच का सिग्नल पहुंचता है, वो कौन कौन से रीजन हैं, वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, या आप कहें, आप कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, प्रॉपर्टीज कहें, जिनकी वजह से हम इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस एंड पोलर सैटेलाइट। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।